हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल मैंने आपको इन्वायरमेंट सेक्शंस में जो है मैंने आपको 2 आर्टिकल पढ़ा दिए थे और एक आर्टिकल सिक्योरिटी वाले सेक्शन से पढ़ाया था। आज मैं आपको एयर पोल्यूशन में ही दूसरा आर्टिकल है क्लाउड सीडिंग, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है इसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले जो है क्लासेस को बिल्कुल आप लोग लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने फीडबैक को क्लास एंड होने के बाद ज़रूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्लाउड सीडिंग क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि जो कुछ रिसर्चर्स थे, जो शोधकर्ताओं थे, उन्होंने क्या बोला कि दिल्ली की जो वायु प्रदूषण है सर्दियों में, उससे निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्निक का उपयोग किया जाए, उस पर विचार किया जाए। ठीक है, तो दिल्ली के में वायु प्रदूषण की समस्या सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है, इसके बारे में, इसकी मौसमी जो समस्याएँ हैं, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में हम लोगों ने कल समझा था। तो क्लाउड सीडिंग होता क्या है कि आर्टिफिशियली जो बारिश कराने की जो तकनीक होती है ना, मौसम में अपेक्षित बदलाव या आर्टिफिशियली जो है सीडिंग एजेंट के माध्यम से हवा में स्प्रे करके बादलों को जो है संघनित करके बादल बारिश कराने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पहले जो है कोई विमान होगा या फिर कोई जनरेटर होगा, इसके माध्यम से क्या होगा, मौसम का विश्लेषण करके जो भी बारिश करने वाले बादल होंगे उनकी हम लोग पहचान कर लेंगे। ठीक है, बारिश करने वाले बादलों की पहचान हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो सीडिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सीडिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, सिल्वर आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया या शुष्क बर्फ हो गया। इससे इन सारे घटकों का यहाँ पे स्प्रे होता है। अधिकतर जहाँ पे जो है सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे इसी को बादलों में स्प्रे कर देंगे तो इससे होगा क्या कि जो जल की बड़ी बड़ी बूंदें होंगी उससे निर्माण होंगी और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होती है, लास्ट में बारिश होती है। ठीक है, तो यही होता है कि जो इसमें प्रोसेस देख लीजिए कि कोई भी हवाई जहाज़ से या धरातल से यानी ज़मीन से हम लोग क्या करेंगे कि किसी उपकरण द्वारा सिल्वर आयोडाइड को हवाई मंडल में छोड़ेंगे। ठीक, अब ये क्या होगा कि जो भी लक्षित बादल होगा जिसकी हम लोग पहचान किए हैं, जो बारिश करा सकते हैं, सक्षम बादल हैं, उन सारे बादलों तक पहुँचेगी। वहाँ पे क्या होगा कि जो सिल्वर आयोडाइड के कारण क्या होते हैं, हिम क्रिस्टल के निर्माण में बारिश जो बर्फ़ जो क्रिस्टल्स हैं बर्फ़ के, उसके निर्माण में मदद करते हैं और वो भारी होने के कारण वो टिके तो रह नहीं पाते, धरती की ओर गिरने लगते हैं और ये गिरते समय पिघलते हैं तो बारिश होने लगती है। तो यही एक इसका प्रक्रिया है आर्टिफिशियल बारिश का। ठीक है, तो इसके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स कहाँ फोकस कर सकता है, यहाँ करेगा अनिवार्य दशाएं क्या होनी चाहिए। यही स्टेटमेंट में सवाल दे देगा कि क्लाउड सीडिंग को प्रभावी होने के लिए अनिवार्य दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बादलों के प्रकार होता क्या है कि जब सभी प्रकार के जो बादल होते हैं वो क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो बादल कौन से होंगे, जिसमें पर्याप्त सघनता हो, सघन जो बादल हो। ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो, -10 से -12 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो उनका हो। ठीक है, क्लाउडनेस हो, यानी जिस स्थान पे जो जब आर्टिफिशियल बारिश करानी है उसके ऊपर 50% क्षेत्र में बादल होने चाहिए लगभग। ठीक है, बिना बादल के काम ही नहीं होगा। और हवा एक निश्चित मतलब स्तर से कम होना चाहिए, मतलब कम हवा होनी चाहिए, ज़्यादा हवा का बहाव नहीं होना चाहिए। जो ह्यूमिडिटी है वो 75% से कम होने पर क्या होता है कि जो क्लाउड सीडिंग होती है वो कम प्रभावित होती है। और टेम्परेचर इतना कम होना चाहिए कि उसमें शीतल तरल जल मौजूद हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यानी कि कौन कौन से अनिवार्य दशाएं हैं, तो बादलों के प्रकार, बादलों का छाया होना, हवा, आर्द्रता और तापमान। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। तो क्लाउड सीडिंग के तरीके कौन कौन से होते हैं, तो दो तरीके हैं। पहला से है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इसके तहत होता क्या है कि बादलों के निचले हिस्सों में विस्फोटकों से या फ्लेवर्स के माध्यम से क्या होता है, सीडिंग एजेंट या पार्टिकल को पहुंचाते हैं। ठीक, इसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो फैलने लगती है सतह पे, तो जलवाष्प से एकत्रित होगी, इसके बाद बारिश होने लगेगा। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका और मैक्सिको में जो है इस तरह के जो यूज़ हो रहा है उसका सकारात्मक परिणाम आए हैं। दूसरा आता है जो इलेक्ट्रिक आयन्स होते हैं ना, विद्युत आवेश होता है, उसका भी उपयोग होता है। ये भी सिल्वर आयोडाइड की तरह कार्य करते हैं। इससे जल की बूंदें आपस में मिलने लगती हैं तो आकार बढ़ने लगती हैं, फिर इसके बाद धरती पर बारिश के रूप में गिरने लगती हैं। तो फिर एक प्रयोग के तहत जेनेवा विश्वविद्यालय में इस तरह के हवा में इंफ्रारेड किरणों को छोड़ करके जो है इस प्रकार का जो इंफ्रारेड किरणें हैं वो भी क्या करती हैं कि क्लाउड सीडिंग के लिए जो है एक सीड के रूप में कार्य करती हैं और ये बारिश होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जो है उपयोग किया गया है। ठीक, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उपयोग होता है कृषि में। जैसे कि मान लीजिए कोई सूखाग्रस्त इलाका है, वहाँ पे समय में बारिश करा सकती है। तो कर्नाटक सरकार ने 2017 में प्रोजेक्ट वर्षाधारी लॉन्च किया था। इसमें विमानों के वर्षा कराने के लिए विमानों से रसायनों का छिड़काव किया गया था। तो कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट वर्षाधारी लॉन्च किया था 2017 में। ठीक है, सूखाग्रस्त इलाकों में कृषि के लिए। विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि कराने के लिए, जो भी जैसे ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में हुआ, जल विद्युत के उत्पादन में यहाँ पे वृद्धि हुई। जल प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जल प्रदूषण है उसके प्रभाव को यहाँ पे कम कर सकते हैं।
कोहरा को छांटने के लिए चक्रवात की क्षमता को कम करने के लिए यूएसए ने भी 1962 में प्रोजेक्ट स्काई वाटर शुरू किया था, तो इसमें भी उपयोग हो सकता है। जो वनों में आग लगती है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है क्लाउड सीडिंग। जो वनों में आग लगती है उसको वहाँ से निपटाने के लिए हम लोग क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके जो भी धुएं या प्रदूषण उसको वातावरण में फैलने से भी रोक सकते हैं और आग को भी बुझा सकते हैं। अनुसंधान और प्रायोगिक अध्ययन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे और रिसर्च होंगे वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्लाउड सीडिंग जो होता है वो कृत्रिम तरीके से जो बारिश होती है वो वर्षा प्रदूषण से निपटने में कैसे मदद करती है। तो वायुमंडल को पहली बात साफ कर देती है, जो धूल के कण होंगे, पार्टिकुलेट मैटर होंगे, प्रदूषक होंगे, उसको हटा देगी, वायु जनित प्रदूषकों में कमी कर देगी। ठीक है, जो धूल धुएं रसायन जो होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन में कमी कर देती है, तो इन प्रदूषकों को धरातल पर रख देती है, स्मॉग और धुंध को कम कर लेती है। ठीक है, तो हवा साफ और सांस लेने योग्य हो जाती है। इसी प्रकार से ये इस्तेमाल होता है। तो इससे हालांकि अगर आप जानें तो क्लाउड सीडिंग से यानी कृत्रिम वर्षा से बहुत सारे मुद्दे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं कि क्लाउड सीडिंग में जो भी उपयोग होने वाले रसायन होते हैं वे पौधों, प्राणियों और मनुष्यों यहाँ तक कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, जलीय जीव को नुकसान पहुंच सकता है सिल्वर आयोडाइड से। असामान्य मौसम पैटर्न हो सकता है, यानी कि जो और उच्च लागत होती है इसकी जो लागत होगी काफ़ी उच्च होगी, लॉजिस्टिक तैयारी भी आवश्यकता होती है। नैतिक और कानूनी चुनौतियां हैं, जल संबंधी अधिकार और पर्यावरणीय प्रभाव संबंधित मुद्दे भी हैं। ठीक है, प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप से भी इसका दुष्परिणाम और अलग अलग संसाधनों, अलग अलग समुदायों पर अधिकारों पर सवाल उठने लगता है। तो ऐसे में क्या है कि क्लाउड सीडिंग परियोजनाओं के लिए जिम्मेदारी प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए रखने चाहिए। नैतिक मानक और विनियामकीय फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक, नीति निर्माताओं और जनता के बीच में सहयोगात्मक प्रयास बहुत जरूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र, मौसम के पैटर्न और मानव स्वास्थ्य पे क्लाउड सीडिंग के जो दीर्घकालीन प्रभाव उस पर भी रिसर्च किया जाना भी उसमें ज़रूरी है। ठीक है, इसका ये निष्कर्ष हो गया। स्नो पैक एक शब्दावली है, ये जानते हैं क्या है कि स्नो पैक पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड के मौसम में जो बड़ी बर्फ़ होती है उसी के भंडार को स्नो पैक बोलते हैं। ठीक है, बर्फ़ के जो भंडार होते हैं वसंत और गर्मियों में पिघलने लगते हैं। इसे पिघलने से क्या होता है, कई सारे जो प्राप्त जल क्षेत्रों के लिए ये जल के महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में कार्य करते हैं, उसी को बोलते हैं स्नो पैक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे आर्टिकल पे, वनों पे यूएन फोरम यानी कि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF। ठीक है, UNFF जो है ये क्या है, इसको बारे में हम लोग समझेंगे और ये क्यों न्यूज़ में रहा, सुर्खियों में क्यों है, इस आर्टिकल को भी अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो भारत ने उत्तराखंड के देहरादून में वनों पर UN फोरम यानी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के एक भाग के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की मेजबानी की। ठीक है, कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की मेजबानी की किसने, भारत ने। कहाँ पे, देहरादून में, उत्तराखंड में। किस पे, वनों पे, और किसके साथ, यूनाइटेड नेशन फोरम के साथ, UNF के साथ क्या किया, एक कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की भागीदारी की। तो UNFF क्या है कि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है क्या, इसकी स्थापना सन 2000 में। ठीक है, इकोसॉक यानी कि जो UN का एक सामाजिक और आर्थिक परिषद है, ठीक है, उसी के एक संकल्प के तहत इसको की गई थी। UNFF क्या करता है, सभी प्रकार के जो वन होता है उसका प्रबंधन, संरक्षण और इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विकास को यानी उसको बढ़ावा देता है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, तो जो कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम थी इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है और वनों के लिए जो UN की रणनीतिक योजना है उसके कार्यान्वयन के संबंध में उसकी चर्चाओं में योगदान देता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य बात है। इस साथ ही इसका उद्देश्य क्या है कि जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है और UNSPF इसके कार्यान्वयन के लिए UNFF के सदस्यों का सर्वोत्तम पद्धतियों के साझाकरण को भी ये सुगम बनाना भी है। ठीक है, भारत के नेतृत्व में CLI ने फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के विषय पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो ये सारी जो है ये क्या हो गया कि इसके तथ्य हो गए। ठीक, तो वनों का प्रमाणीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वनों का प्रमाणीकरण ये होता है कि वनों का जो संधारणीय उपयोग है, सस्टेनेबल जो यूज होता है और मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो भी कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उसको सस्टेनेबल रूप से जो भी उत्पादित उत्पादों के बारे में सूचित करने वाली एक बाजार आधारित व्यवस्था है। मतलब एक मार्केट के तौर पे मार्केट में एक व्यवस्था बनाई गई है जो क्या करेगी, वनों का संधारणीय उपयोग यानी कि जो उसका सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देगी, प्रबंधन को बढ़ावा देगी और उपभोक्ताओं को क्या करेगी, जो भी सस्टेनेबल रूप से उत्पादित जो उत्पाद होते हैं उसी को सूचित करने वाली एक ये व्यवस्था है, ये वन का प्रमाणीकरण, वन प्रमाणीकरण। ठीक है,
कुछ देश क्या होते हैं, वन प्रमाणीकरण को जो है संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करने और वन निम्नीकरण और निवर्णीकरण को रोकने के लिए एक प्रभावी साधन मानते हैं। मतलब जो वनों का ह्रास हो रहा है, वनों की जो कटाई हो रही है, वन कम हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ देश क्या बोलते हैं कि वन प्रमाणीकरण को एक उसका प्रभावी साधन मानते हैं। यह एक क्या है, एक वॉलंटरी प्रोसेस है, यानी स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि एक तृतीय पक्ष होता है, यानी सर्टिफायर जो होता है वो मानक कुछ बनाएगा, जो सर्टिफायर होगा यानी जो वन प्रमाणीकरण का मानक जो सर्टिफाई करेगा वो क्या करेगा, कुछ मानक बनाएगा, स्टैंडर्ड बनाएगा, और उसी के आधार पे वन का प्रबंधन और उसकी जो उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता का आकलन करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मानक सार्वजनिक हो सकते हैं या निजी भी संगठनों द्वारा इसको तय कर सकते हैं। तो वन प्रमाणीकरण के जो मानक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वनों प्रबंधन का प्रमाणीकरण, इसके तहत होता आकलन यह किया जाता है कि जो वनों का प्रबंधन है निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। दूसरा हो सकता है चैन ऑफ द कस्टडी का प्रमाणीकरण, यानी COC प्रमाणीकरण। ये क्या होता है, इसके तहत यह सुनिश्चित करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हैं उसको प्रमाणित सामग्री के रूप में सत्यापित किया गया है, और जो जो प्रमाणित है यानी कि जिसको प्रमाणित नहीं किया गया है, जो नियंत्रित नहीं है, उसको समय से अलग रखा जाए। ठीक है, तो इसको क्या है कि चेन ऑफ कस्टडी का प्रमाणीकरण, 2 प्रकार का प्रमाणीकरण होता है वनों का। ठीक है, तो ये होता क्या है कि वन का जो प्रमाणीकरण होगा वो 2 प्रकार का होगा। कैसे, उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जो एक वन प्रबंधन का प्रमाणीकरण, इसके तहत होता क्या है कि वनों का प्रबंधन मानकों के अनुसार किया जा रहा है नहीं, इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है चैन ऑफ द कस्टडी का प्रमाणीकरण, यानी COC प्रमाणीकरण। इसके तहत यह सुनिश्चित करते हैं कि जिन उत्पादों को प्रमाणित सामग्री के रूप में हम लोग रख रहे हैं वो क्या वो से जो है जो भी बिना प्रमाणित सामग्री यानी गैर प्रमाणित सामग्री उसको अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्रमाणीकरण है उसके तहत आने वाले कुल वन क्षेत्र में 2010 के बाद से 35% यानी 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो विकासशील देशों में प्रमाणन को लेकर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उदाहरण के लिए क्या होता है कि प्रमाणीकरण के लिए जुड़ी अत्यधिक लागत है, लेखा परीक्षा और अनुपालन से जुड़ी समस्याएं हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में वन स्वामियों का पहुंच का अभाव है, और अलग अलग प्रमाणीकरण मानकों संबंधी जटिलता भी है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। ठीक, तो अभी क्या है कि आप जानते हैं कि प्रमाणिक संधारणी वन है उसके लाभ कौन कौन से हैं। तो जो भी प्रमाणित संधारणी वन है यानी सस्टेनेबल जो प्रमाणित कर दिए गए हैं वन है, उनके कौन कौन से लाभ है। तो पर्यावरणीय पहलू के तरीके देखते हैं और ये दूसरा सामाजिक पहलू के नज़रिए से देखेंगे। तो जो पहले पर्यावरणीय पहल की तरफ से देखते हैं, तो इसमें क्या है कि जो भी मौजूदा स्थानीय जैव विविधता होती हैं उसको उसी तरह से बनाए रखने और उससे बढ़ावा देने में सहयोग मिलता है। जो भी पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण वन क्षेत्र होता है उसका संरक्षण हो पाता है। जो खतरनाक रसायन होंगे या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होंगे उसका कोई उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के नज़रिए से जो सकारात्मक चीज़ें जैसे कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी होना, ये सब चीज़ें लागू होती हैं। सामाजिक पहलू में देखा है तो वनों की सीमाओं के आसपास रहने वाली जो आबादी होती है उससे परामर्श करते हैं। लोगों की संपत्ति और भू स्वामित्व संबंधी अधिकारों का सम्मान किया जाता है। जो वनों पर आश्रित होती है समुदाय, तो उसमें स्वास्थ्य और कल्याण की गारंटी होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश के अनुसार क्या है कि मानव और श्रमिकों के अधिकारों का भी यहाँ पे सम्मान होता है। तो ये लाभ इसके हैं। ठीक है, तो वनों का जो संधारणीय प्रबंधन है यानी कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसकी समझते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके 7 घटक हैं। तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए भारत ने कुछ उपाय किए हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं और आगे की राय हैं, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वनों का संधारणीय प्रबंधन क्या है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो वनों का सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का आशय यह होता है कि वन और वन भूमि दोनों बात को ध्यान दीजिए, वन को और वन भूमि का दोनों का प्रबंधन हो और उसका उपयोग ऐसे तरीके और ऐसे रेट से करना चाहिए जो क्या करे कि जो बायोडाइवर्सिटी को, प्रोडक्टिविटी को, फिर पुनर्बहाली क्षमता को फिर से मतलब जो चीज़ें रिस्टोर हो सकें, ठीक है, और विविधता को क्या करे बनाए रखे। दूसरी क्या है, स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक कार्यों की और भावी ज़रूरतों को पूरा करे और उसकी क्षमताओं को बनाए रखे। पारिस्थितिकी तंत्रों को कोई भी क्षति ये नहीं पहुंचाए। ठीक है, ये क्या है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की परिभाषा है। ठीक है, अब इसमें घटक कौन कौन से हैं, तो इसके 7 घटक हैं। ठीक है,
इसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए इसमें कई सारे घटक है, जैसे प्रशासनिक, कानूनी, ठीक है, और आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, बहुत सारे मानवीय हस्तक्षेप करना शामिल होते हैं। इसमें 7 घटक कौन कौन से हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के? कि वन संसाधनों का विस्तार हो, जैविक विविधता का संरक्षण हो, वन समृद्धि और सजीवता हो, वन संसाधनों का जो के उत्पादक कार्य हो, संरचनात्मक कार्य हो, वन संसाधनों का सामाजिक आर्थिक कार्य हो, कानूनी, नीतिगत और संस्थागत फ्रेमवर्क को स्थापित किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं 7 घटक हैं इसके, ठीक। तो परिणाम इससे क्या निकलता है? तो ये क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं इसको बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, यानी कि कार्बन प्रच्छादन के लिए, कार्बन को सोखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, और जल संसाधनों का संरक्षण आदि भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वनों का संधारणीय जो आवश्यकता क्यों होती है इसके प्रबंधन की? तो होता क्या है कि इससे जैव विविधता का संरक्षण होता है, लुप्त जो प्रजाति होती है उसको रक्षा होती है, प्राकृतिक पुनर्बहाली होती है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखा रहता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या करते हैं कि ये जो वन होते हैं वो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं, ठीक है, इसके हानिकारक प्रभाव को कम करते हैं, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देते हैं, लाखों विशेषकर आदिवासी समुदायों की जीवन रेखा है ये, ठीक है। वनाग्नि प्रबंधन, वनों की आग के लिए जो है ये क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो है विश्व में इसकी जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर है कि इससे ये वनाग्नि प्रबंधन हो सकता है, यानी वनों की आग का प्रबंधन करने में मदद हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका संधारणीय प्रबंधन वनों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी जानते हैं डेटा देख लीजिए कि विश्व में लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर क्या होता है वन होता है प्रतिवर्ष आग से प्रभावित होता है, जो क्या होता है कि विश्व के कुल वन का लगभग 3% है। और भारत के राज्यों का लगभग 60-62% जो भाग है वो क्या है कि उच्च तीव्रता वाली जो वनों की आग के क्षेत्र में आता है, यानी हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि यहाँ पे वनों की आग जो है आ जाए। पारंपरिक ज्ञान, यानी ज्ञान, वन क्या है? वस्तुतः औषधि पौधों और पारंपरिक ज्ञान के स्रोत हैं। तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए भारत द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं वो चीज़ हम लोग जानते हैं। तो क्या है कि इसके लिए कानूनी व्यवस्था सरकार ने किया है कि वनों का वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय वन जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है ये, ठीक है, 1972, ठीक। वन संरक्षण अधिनियम जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और भारतीय वन अधिनियम जो है ये है 1927। ये सारे एक्ट हैं। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इसके तहत क्या होते हैं? इसके तहत सरकार की बताती है कि जो वन का संरक्षण होगा और प्रबंधन होगा उसके लिए वन अधिकारी और जो वहाँ के स्थानीय लोकल कम्युनिटी है वो मिलकर कार्य करेंगे। वनीकरण और पुनर्वनीकरण कार्यक्रम, इसके तहत होता क्या है कि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, ठीक है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, यानी कंपनसेटरी और फॉरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ग्रीन जो है राजमार्ग कार्यक्रम, ये सारे पहले शुरू की गई। प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है, जीआईएस प्रणाली और मैपिंग आधारित प्रणाली, उपग्रह आधारित इमेज और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। मानकों का विकास किया है भारत ने भोपाल इंडिया प्रोसेस के जरिए। जो वनों का संधारणीय प्रबंधन, उसके लिए 8 मानदंड और 37 संकेतों का सेट तैयार किया है। ये भारत इंडिया भोपाल इंडिया प्रोसेस के जरिए कौन से किस चीज़ के लिए? जो वन है उसका संधारणीय प्रबंधन, यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए इंडिया भोपाल प्रोसेस के जरिए क्या किया गया है? 8 मानदंड और 37 जो है वो संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट 2006 के तहत, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत, इसके तहत क्या है कि जो वन में निवास करने वाले कम्युनिटी हैं उनको वन अधिकारों की मान्यता दी गई है, ठीक है। और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट देशज लोगों के ज्ञान और क्षमताओं का भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये सारे भारत सरकार के प्रयास है। तो ऐसे में आगे करना क्या चाहिए कि भारत में प्रस्ताव ये है कि भारत का गांधीनगर कार्यक्रम, रोड मैप और गांधीनगर सूचना मंच की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य यह है कि जो वनों की आग है और जो खनन गतिविधि का जो भूमि निम्नीकरण हो रही है, जिसका ह्रास हो रहा है, उसका पुनरुद्धार करना है, ठीक। तो गांधीनगर कार्यक्रम रोड मैप जो है और गांधीनगर सूचना मंच है, इसका विचार कब आया था? G20 के विचार विमर्श के सामने आया था। वैश्विक मानक स्थापित करने की तैयारी, उसको तैयार करना चाहिए वैश्विक मानक को, जो वनों के प्रमाणीकरण और संरक्षण पद्धतियों और जो वनों में आग लग रही है उसके लिए एक वैश्विक बेंचमार्क मानक हो। इंटीग्रेटेड अग्नि प्रबंधन रणनीति बनाई जाए, जो क्या करे कि वनों की आग को रोके, उसका प्रबंधन कर सके, उसका पुनरुद्धार कर सके। और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए क्या हो कि एक जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, उसके लिए सामुदायिक विकास हो और सहयोग हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं इसके लिए जो वनों के प्रबंधन के लिए काम करेंगे, ठीक है। एक डेटा है यहाँ पे, इसको जान लीजिए कि UNGA ने 2017 से 2030 की अवधि के लिए क्या वनों के लिए UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट को अपनाया है।
किस अवधि के लिए? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपनाया है। कब? 2017 से लेकर 2030 तक। क्या है कि यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, ये क्या करता है? सभी प्रकार के वनों के संधारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक रूपरेखा है। ठीक है, इसमें 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं और 26 टारगेट है। 2030 तक इसको प्राप्त करना है। ये गोल टारगेट क्या है? स्वैच्छिक है और ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, वॉलेंट्री भी हैं और यूनिवर्सल भी हैं। ठीक है, ये है, हमने पूरा आर्टिकल को लगभग देख लिया। इसमें सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। कुछ और भी पढ़ना है, अब विजन एस का इसका QR कोड से इसको स्कैन करिएगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। कंजर्विंग द फॉरेस्ट, सेव टुडे, सर्वाइव टुमारो, इस पे से एक आर्टिकल है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने पढ़ा इसको विजन एस का। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं हम लोग तीसरा आर्टिकल पे, जलवायु परिवर्तन और बच्चे, क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रेन। न्यूज़ में क्यों रहा है? जो यूनिसेफ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, इसने जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी विस्थापित बच्चे हैं, क्लाइमेट चेंज, चाइल्ड, द चिल्ड्रेन, क्लाइमेट रिस्क एंड इंडिपेंडेंट सप्लीमेंट, इस शीर्षक से 2 रिपोर्ट जारी की। कौन कौन सी रिपोर्ट है? यूनिसेफ ने दो रिपोर्ट जारी की है, उसको हम लोग समझते हैं कि पहला रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित बच्चे और दूसरा रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज, चाइल्ड, द चिल्ड्रन, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट। ये 2 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या है? जलवायु, मोबिलिटी और बचपन के बीच में प्रमुख संबंध को बताया गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देना है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके चलते जो मौसमी संबंधी घटनाएं हो रही हैं उसके कारण लाखों बच्चों को घर छोड़ना पड़ रहा है। 2 रिपोर्ट को ध्यान देना है, जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित बच्चे, ठीक, चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड इन चेंजिंग द क्लाइमेट, और दूसरा रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज, चाइल्ड, द चिल्ड्रन, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो जलवायु परिवर्तन और विस्थापन उसके बीच में संबंध काफ़ी जटिल है, फिर भी यह स्पष्ट है जो जलवायु परिवर्तन है दुनिया भर के विस्थापन के पैटर्न को क्या कर रहा है, वो प्रभावित कर रहा है। जो भी विस्थापन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चों काफ़ी अधिक बच्चे जो है वो भी डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पे जो हम लोग नज़र रखेंगे, ठीक है, इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक देखेंगे, बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझेंगे, ठीक है, और आगे की राह को हम लोग समझेंगे कि इसके लिए जो है वो क्या है हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह के सुझाव कुछ दिए गए हैं, उस सुझावों को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पूरे समग्र तरीके से रिपोर्ट पर चर्चा होगी। चलिए देखते हैं। तो रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु ये हैं कि कुल संख्या के आधार पर देखा जाए तो 3 देश में, फिलीपींस, भारत और चीन, तीनों देशों में क्या है, बच्चों का विस्थापन अगर देखा जाए सर्वाधिक रहा है। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलीपींस में, भारत में और चाइना में बच्चों का जो डिस्प्लेसमेंट है, बच्चों का विस्थापन है, वो काफ़ी अधिक रहा है। 2016 से 2021 के बीच में मौसमी संबंधी घटनाओं के कारण क्या है कि लगभग 23 मिलियन बच्चे जो यहाँ पर विस्थापित हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे विस्थापित बच्चे, लोग और बच्चे, इसमें ये डेटा है। तूफान के कारण 70 मिलियन लोग लगभग, इसमें से 21 मिलियन क्या विस्थापित बच्चे थे। बाढ़ के कारण लगभग 58 मिलियन थे, इसमें 19 मिलियन बच्चे थे। सूखा, ठीक है, और ये वन के कारण। तो कुल मिलाकर के ये डेटा है, ये बताया गया। इसमें 134 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जिसमें क्या 43 मिलियन बच्चे थे। तो सप्लीमेंट इंडेक्स रिपोर्ट क्या करती है कि 2 घटकों की जांच करती है। सप्लीमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि पहले यह कि वाटर की कमी, वाटर स्कैसिटी, ये क्या करती है, यह घटक जो है जल की भौगोलिक उपलब्धता का संकेतक है। और दूसरा है वाटर वल्नरेबिलिटी, ये क्या करता है, जल की कमी के साथ क्या है कि पेयजल सेवाओं की संकट के को भी, पहुँच को भी और संकट को भी ये क्या करता है, इसको प्रकट करता है। तो 2 तथ्य इसमें दिया गया है कि जो इसमें सप्लीमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट, इसमें 2 तथ्य है कि विश्व में लगभग 1 बिलियन जो बच्चे हैं, 1 बिलियन, ये बात आप ध्यान दीजिएगा मेंस के लिए, 1 बिलियन बच्चे हैं वो गंभीर और अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो भारत, नाइजर, इरिट्रिया, यमन, बुर्किना फासो उन 5 शीर्ष देशों में है जहाँ पे क्या है, बच्चे सर्वाधिक गंभीर और अत्यधिक जल संकट गंभीर का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन क्या है, बच्चों के प्रति वल्नरेबिलिटी के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो शारीरिक क्षमताएं क्या हैं? अब बच्चे होते क्या हैं कि अपने इस छोटे शरीर के कारण क्या होते हैं कि इनका हीट स्ट्रेस और जो है डिहाइड्रेशन काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं। निर्धन बच्चे क्या होते हैं कि जो पर्यावरणीय आघात का सामना करने के प्रति काफ़ी सुभेद होते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है असमानता के बारे में। ठीक है, निचली आबादी में क्या है कि लगभग कुल 50% की जो आबादी है उसके पास देश की संपत्ति का मात्र 3% है। ठीक है, तो अभी आप जानते होंगे कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी जिसमें क्या है कि लगभग 2.2 बिलियन बच्चे लू संबंधी घटनाओं का सामना कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस से काफ़ी प्रभावित होते हैं। आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं। महत्वपूर्ण जो आवश्यक सुविधाएं हैं
उन सारी उपलब्ध जो उनका अभाव, जैसे जल का, स्वच्छता का, साफ सफाई का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सामाजिक सुरक्षा का, ये क्या करता है, ये बच्चों के लिए जोखिम में वृद्धि कर देता है। ठीक है, WHO की ही रिपोर्ट है, जिसके कारण क्या है कि स्वच्छता, साफ सफाई, पेयजल और इसकी बेकार स्थिति के कारण क्या होता है कि प्रतिवर्ष लगभग 1.4 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 10 लाख से 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है इसी बात से। बच्चों पे कम ध्यान होता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन संबंधी जो वार्ताएं होती हैं उसमें बच्चों वाली जो विषय होते हैं उसको अक्सर नज़रअंदाज हम लोग कर देते हैं। ये बच्चे के होते क्या है कि वयस्क की तुलना में अधिक खुले में समय बिताते हैं, इसके लिए ठंडी, गर्मी, बारिश, हिमपात और एलर्जी और कीड़े संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं, और ये भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि चरम मौसमी घटनाओं में बच्चों के लिए मानसिक आघात पहुँचने की भी खतरा अधिक होता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके लिए क्या है कि जो बच्चों की वल्नरेबिलिटी के लिए प्रभावित होते हैं। तो इसका होता क्या है, बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहले दो तीन चीज़ें देख लीजिए, ये पूछेगा मेंस में, तो आपको लिखना रहेगा बच्चों के पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो बीमारी हो सकती है, जैसे स्वच्छता, जल, साफ सफाई की कमी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रति वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 1000 से अधिक बच्चों की प्रतिदिन मृत्यु होती है। तो यानी बीमारी काफ़ी अधिक होती है इन सबों से। आहार और पोषण में कमी होती है, फसल बर्बाद होगी, खाद्य पदार्थों में कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो क्या होगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो संसाधन विहीन है, या आम लोग भी, उसमें क्या है कि आहार की जो विविधता होती है उसमें कमी आती है। ठीक है, शिक्षा के लिए समस्या होती है। अब जलवायु परिवर्तन से क्या होता है कि लगभग इथोपिया में लगभग 20% लड़कियाँ और 5% लड़के सामान्य परिस्थितियों में स्कूल इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें घर से पानी लाना पड़ता है, ये भी समस्या है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा, बहुत अधिक प्रभावित होता है, जिसमें अवसाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये अनेक सारे जो अधिक गर्मी होती है बच्चों में ये होता है। तो जेंडर के कारण क्या होता है कि बांग्लादेश में लगभग, आप जानते होंगे कि लगभग 30 दिन, एक वर्ष में 30 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली जो लू होता है, उसके कारण क्या है कि 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के कारण क्या है कि विवाह की संख्या में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। तो जेंडर प्रॉब्लम भी होता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये जो है ये इनके लिए प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में हमें आगे की राह करने की चाहिए। तो रिपोर्ट में ये बताया गया है, रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के चलते जो भी बच्चों को सामना कर रही है उसके जोखिम से निपटने के लिए 3 P का बात कर रही है। इसको आप लोग आंसर में लिखिएगा, 3P। कौन कौन सा आप लिखेंगे 3P, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी एग्जामिनर को चेक करना, लगेगा कि उसने बच्चा ने पढ़ा है। ठीक है, वो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। 3P कौन से है, प्रोटेक्ट यानी बचाव करना, प्रिपेयर, ठीक है, तैयार करना, और प्राथमिकता यानी प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, तो ये 3P की बात की जा रही है। यहाँ पे रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि प्रोटेक्ट यानी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं हो, जैसे कि शॉक रिस्पॉन्सिव, पोर्टेबल, समावेशी होनी चाहिए, तमाम विस्थापित बच्चों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण सेवाएं होना चाहिए। ठीक है, तैयार करना यानी प्रिपेयर, इसका क्या होना चाहिए कि जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही दुनिया, उसमें बच्चों, युवाओं को तैयार रहने की जरूरत है। अनुकूलन क्षमताओं और जलवायु परिवर्तन को सहने की क्षमता, भागीदारी बेहतर करनी चाहिए। प्रायोरिटाइज यानी बच्चों को, पहले से ही विस्थापित बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट इंडेक्स में कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, यहाँ पे जो सप्लीमेंट इंडेक्स वाला रिपोर्ट है इसमें यह है कि UNFCCC के COP28 में बच्चों के सरकारों को शामिल किया जाना। ठीक है, ये होना चाहिए। अब होना चाहिए कि जलवायु अनुकूलन के लिए, अभी तो बीत गया, COP29 की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, अनुकूलन के लिए क्या है कि वैश्विक लक्ष्य जो है इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल गोल फॉर अडेप्शन, इसको वैश्विक लक्ष्य के रूप में शामिल करना चाहिए, जिसमें क्या है कि अंतिम निर्णय में बच्चों और जलवायु लचीलेपन संबंधित सेवाओं को शामिल किया जाए, वित्त पोषण बढ़ाया जाए। ठीक है, बच्चों के संरक्षण के लिए कार्रवाइयों को सहायता करने के लिए हानि और क्षति निधि, लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसका प्रावधान किया जाए। बहुत सारे गवर्नेंस और अनेक जो फंडिंग है उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे क्या कि उससे हम लोग निपट सकें। ग्लोबल स्टॉक टेक, इसमें क्या है कि बच्चों और इंटरनेशनल इक्विटी के मुद्दों को शामिल करना चाहिए। इंटरनेशनल इक्विटी क्या है, एक सिद्धांत है जो मानता है कि धरती के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना और उसे भोगना प्रत्येक पीढ़ी का अधिकार है। तो इंटरनेशनल इक्विटी के मुद्दों को शामिल करके हमें बच्चों को भी उसके लिए तैयार करके और उन्हें जो है बचाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंटरनेशनल इक्विटी को समझिएगा, एक सिद्धांत है जो मानता है कि धरती का जो भी प्राकृतिक संसाधन होगा उसका उपयोग करना और उसे भोगना प्रत्येक पीढ़ी का ये अधिकार है। ठीक है, तो इसमें यह बात की जा रही। दूसरी बात आती है यहाँ पे यूनिसेफ पे। ठीक है, यूनिसेफ ये क्या है कि इसकी जो है स्थापना, यानी रिपोर्ट दोनों इस यूनिसेफ की थी, तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी UN द्वारा। इसमें क्या है, इसे UN प्रणाली का 1953 में इसको हिस्सा बनाया गया। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ है, भारत सहित 190 से अधिक देशों में इसका कार्यक्षेत्र है। इसका उद्देश्य होता क्या है कि विश्व के जो भी वंचित बच्चे हैं, किशोर, उसकी वहाँ तक पहुँचना और हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना। रिपोर्ट कौन कौन से देता है, स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन, प्रोस्पेक्टस फॉर द चिल्ड्रन इन पॉली क्राइसिस और 2023 ग्लोबल आउटलुक ऑन राइट डिनाइड, ये सारे रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स को देख लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ध्यान देना है। इसमें कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं, स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन पहला रिपोर्ट,
प्रोस्पेक्टस फॉर द चिल्ड्रन इन द पॉलीक्राइसिस दूसरा, और 2023 ग्लोबल आउटलुक, और चौथा जो है राइट डिनाइड। ये रिपोर्ट्स हैं कुछ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, ठीक है। जिनेवा मत मार के चले जाएगा इसको, न्यूयॉर्क और यूएसए में है, इसको ध्यान देना है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। तो ये सारे जो है आर्टिकल हमने आज इसको कवर कर लिया आधे घंटे की क्लासेस में, और ये आधे घंटे की ही क्लासेस हैं, और इसमें जो है लगभग हमने यहाँ पे 3 आर्टिकल को कवर कर लिया, ठीक है। तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल से हम लोग ग्रीन बिल्डिंग से शुरू करेंगे, और ये इन्वायरमेंट वाला सेक्शन कल हम लोग बड़ा वाला आर्टिकल खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।